बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम 9 बायो में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 में जहां हमने सेल के डिटेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, अब हमसे कहा जा रहा है कि आप सेल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर, इन्हें स्टडी करें और देखें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो स्ट्रक्चर कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहां पे लॉजिकल सीक्वेंस बनाया गया है कि पहले सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को बता दिया, फिर सेल की वैरायटी को बताया गया और अगला टॉपिक डायरेक्ट इसके साथ लिंक करेगा कि जब आप डिफरेंट सेल्स और सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स पढ़ चुके होंगे, फिर आप देखोगे कि इनमें काम कैसे डिवाइड किया हुआ है और उसकी लॉजिक क्या है। हम न्यूरॉन तक पढ़ चुके हैं, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे मसल सेल्स से। हम सबको मालूम है कि मसल सेल्स का काम बॉडी में कंट्रैक्शन करवाना है, ठीक है, और ये 3 तरह के होते हैं। स्केलेटन है, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स। नर्व सेल्स हमने कहा था ऐसा सेल था जिसके 3 पार्ट थे, सेंट्रल बॉडी सोमा, एक दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। न्यूरॉन जो है वो नर्व इंपल्स यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करते हैं। ये जगह जहां पे ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है इसे हम साइनैप्स बोलते हैं। अब जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ मैसेज ट्रांसफर करते हैं, वही हम देखते हैं कि आपके पास बाज जगहों पे न्यूरॉन मसल्स के साथ भी कनेक्शन बनाते हैं और न्यूरॉन वो मैसेज मसल्स को डिलीवर करते हैं। जब मसल सेल्स को न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, तब आप देखते हो कि मसल कंट्रैक्ट करते हैं। तो मसल्स का जो काम है कंट्रैक्शन, वो तब तक नहीं हो रहा जब तक न्यूरॉन उसे आके इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं दे रहा। तो देखो ये दोनों सेल्स लिंक्ड हैं। अब मसल सेल्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये फाइबर्स नुमा मिलते हैं, लॉन्ग फिलामेंट, इसलिए हम इन्हें मसल फाइबर बोलते हैं। और वो जो इनकी शेप है फाइबर नुमा, उसकी सेंस भी बनती है कि वो जो लॉन्ग शेप फाइबर्स हैं वो फिर मसल्स को कंट्रैक्शन में मदद देते हैं। स्केलेटन, स्मूथ और कार्डिक मसल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स के मसल्स हैं बॉडी में। 3 मसल्स की जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट जगह पे है। सबसे पहले आपके पास स्केलेटन मसल्स हैं। हम डायग्राम को एलैबोरेट करते हैं, बेसिक्स इंट्रोडक्शन हो रहा है, बस हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे हायर ग्रेड्स में हमने इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल भी पढ़ना है। जनरली हम देखें तो बड़ी नुमाया फीचर जो हमें इनमें नजर आएगी, एक तो ये फाइबर शेप के है, दूसरा ये एक मसल फाइबर यानी एक मसल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये इनकी फीचर है। अब आपसे एमसीक्यूज इस तरह से पूछा जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप देखते हो इनमें आपको स्ट्राइएशंस मिलती हैं। अगर आप डायग्राम को जूम करके देखो तो आप लोग यहां देख सकते हो कि आपके पास जो मसल सेल है इसमें आपको डार्क और लाइट रीजन्स जो हैं वो नुमाया हो रहे हैं। इसको फोकस करें डायग्राम को। ये जो डार्क लाइंस हैं और बीच में आप देख रहे हो लाइट रीजन है, इन्हें हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। और ये इनकी कंपोजिशन ही ऐसी होती है कि हमें ये कुछ जगहों से डार्क और कुछ जगहों से लाइट नजर आते हैं। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। सिलेंडर शेप के हैं जी। सिलेंडर का वर्ड आप कहीं पे भी यूज कर लेते हो, जो आपके पास पाइप शेप स्ट्रक्चर है उसे आप सिलेंडर शेप कह देते हो। अब मूवमेंट्स जो है आपकी बॉडी में 2 तरह की है। एक मूवमेंट वो है जिसे आप इरादतन वॉलंटरली कंट्रोल करते हो, और दूसरी मूवमेंट्स वो होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनमें जो स्केलेटल मसल्स हैं ये आपकी बॉडी की वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है ना, इनके 2 फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ये ज्यादा क्विक मूवमेंट्स हैं, यानी बाकी स्पेशली
स्मूथ मसल्स जो हैं, कार्डिक भी आ जाएगा, कि वो इतना तेजी से कंट्रैक्शन नहीं करवा सकते जितनी तेजी से स्केलेटन मसल्स करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि ये उन दोनों की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि आप बहुत वेट भी पिक कर लेते हो और आप बहुत तेज रन और जंप भी कर लेते हो। एनिमेशन भी हम देखेंगे, लेकिन किसी और सिनेरियो में, न्यूरॉन और मसल सेल्स को मिला के। पहले हम तीनों की टाइप्स पढ़ते हैं। सेकंड पे आपके पास है जी स्मूथ मसल्स। अब यहां पे शेप का फर्क आ जाएगा। यहां अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो, इस तरह की शेप आपको नजर आएगी स्मूथ मसल सेल की। इस शेप को हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो आप कह सकते हो डिफरेंस वाले पॉइंट्स बनाते वक्त कि अगर स्केलेटन जो है वो स्लेंडर शेप के हैं तो स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप के होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, डायग्राम को जूम करें, आप रियलाइज कर सकते हो कि आपके पास यहां पे स्ट्राइएशंस नहीं है। देख रहे हो, बड़ा वाजिया फर्क है। पीछे बकायदा वहां पे हमें स्ट्राइएशन नजर आ रही हैं, यहां ऐसा कुछ नहीं है। अगेन कंसंट्रेशन, कंपोजिशन में फर्क आ जाता है। ठीक है, स्लो मूवमेंट करवाते हैं। जब आप कंपेयर करते हो तो आप कहते हो ये स्लो मूवमेंट करवा रहे हैं, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करवा रहे हैं, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट होती है। थोड़ा सा याद करो, हमने इमर्जेंट प्रॉपर्टी के वक्त जब एसोफेगस के अंदर फूड की मूवमेंट देखी थी, तो वहां पे एसोफेगस की वॉल्स में मौजूद जो मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे थे और उससे जो मूवमेंट हो रही थी वो मसल स्मूथ मसल्स थे, और वहां हमने उस मूवमेंट को एक स्पेशल नाम दिया था पेरिस्टालसिस, अगर आपको याद हो। दोबारा लिख लो ये चीज। तो वो जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस हो रही है, ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। आप इरादा नहीं करते हो कि मेरे स्टमक में मूवमेंट अब शुरू हो जाए और अब रुक जाए, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और ये चीज क्या मदद दे रही है वहां, फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। थर्ड हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जी कार्डिक मसल। ये आपको पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, और वो जगह हार्ट है। इसके अलावा आपको ये कहीं और नहीं मिलते। डायग्राम को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज जो इसमें हम स्केलेटल मसल्स के साथ देख रहे हैं कंपैरिजन में, कॉमन स्ट्राइएशंस का होना है। यहां भी हमारे पास स्ट्राइएशंस हैं। अब अगर आप डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप स्केलेटल मसल्स में तो कह दोगे वहां स्ट्राइएशंस हैं, स्मूथ मसल्स में कह दोगे वहां पे स्ट्राइएशंस नहीं है, कार्डिक में क्या कहोगे? तो याद रखना, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें आप कहते हो कि जो स्ट्राइएशंस हैं ये कंपैरेटिवली कम होती है, स्केलेटल मसल्स में ज्यादा होती हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज जो यहां भी थी, एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस है, स्मूथ मसल्स में भी और कार्डिक मसल सेल्स में भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें नजर आ रही है कि यहां पे एक कार्डिक सेल जो है वो डिवाइड करके ब्रांचेस बनाता है, यानी कार्डिक सेल्स ब्रांच होते हैं, जबकि आपके पास पहली दो टाइप्स जो हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती। और दूसरा, हमें यहां एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, जब हम आगे कहीं हार्ट पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपके पास कार्डिक मसल है जी, ब्रांच्ड है, स्ट्राइएटेड है। इन्हीं के काम की वजह से ये एक प्रॉपर वे में काम करते हैं। तो आप देखते हो आपकी हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर रिदम के अंदर रेगुलेट होती है। ठीक है, उसमें जो कंट्रैक्शन हो रही है ये रिदमिक होती है, इररेगुलर नहीं होती है। और ये सब कार्डिक मसल्स के जिम्मे है। ईच सेल स्ट्रक्चर डायरेक्टली रिलेट्स टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमने चाहे तीनों डिफरेंट मसल सेल्स पढ़े हैं,
लेकिन अगर आप हर मसल सेल को उसके फंक्शन के साथ रिलेट करते हो तो आप देखोगे कि इनके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में रिलेशन है। इनका स्ट्रक्चर ही ऐसे डेवलप हुआ है जो इनसे इस तरह के खास फंक्शन ले रहा है। कोई दूसरी मसल टाइप जो है वो किसी दूसरे के जैसा काम नहीं कर सकती। कार्डिक मसल्स की तरह जो कंट्रैक्शन है वो सिर्फ इसी की फीचर है। रेड ब्लड सेल पर जाने से पहले हम इससे रिलेटेड एक एनिमेशन देखते हैं। ठीक है, एनिमेशन में आप लोग देखोगे कि किस तरह नर्व सेल्स और मसल सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट किया गया। इससे अगर हम जूम करें तो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं जी। यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से देखो कुछ नर्व्स निकल रही हैं जो आर्म वाली साइड पे आ रही हैं। अब आर्म में आपके पास मसल्स को हाईलाइट किया हुआ है, ये रेड मसल्स, और वो आप आगे देखो आपके पास कोई एक ऐसी प्लेस है जो डैमेजिंग है। जैसे उसने यहां दिखाया हुआ है कि ये एक लकड़ी का पीस है जिसपे कील है और आपको पता नहीं लगा, आपने गलती से इस पे हाथ रख लिया। ऐसा होता है, हम गलती से गर्म चीज को छू लेते हैं या इस तरह किसी कील को या नोकीली चीज को छू लेते हैं तो आप फौरन देखते हो मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट कौन करवा रहा है? मसल्स। लेकिन मसल्स तब तक मूव नहीं करते जब तक मैंने कहा था कि आपके पास उन्हें नर्व इंपल्स नहीं आती। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हाथ ने उसे टच किया नर्व ने सिग्नल दिया स्पाइनल कोर्ड को, और स्पाइनल कोर्ड से दोबारा मैसेज आया कि ये तकलीफ दे चीज है, इससे बॉडी को नुकसान हो सकता है। मसल्स को फौरन कंट्रैक्ट करवा के हाथ उस जगह से पीछे खींचना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। तो यहां आपने देखा किस तरह से नर्वस सिस्टम मस्कुलर सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसे हम स्पेशल नाम देते हैं विच इज रिफ्लेक्स आर्क। ये देखो वो आपके हाथ की स्किन है जो पेन का सिग्नल रिसीव कर रही है, ये कील उसे चुभ रहा है, और वो जब स्टिमुलेट हो रही है तो वो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नर्व इंपल्स, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और फाइनली मसल कंट्रैक्शंस करवा रहा है मसल्स के पास आके। और आप देख रहे हो आपके पास ये देखो ये सिग्नल जा रहे हैं जिसको आप यहां रिलेट कर रहे हो, और अब आपके मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास न्यूरॉन आया हुआ है स्किन तक जिसका काम है उस पेन रिसेप्टर को रिसीव करना और फिर उसे स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वहां तक लेकर आना। ये देखो किस तरह एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के, ये देखना आपने, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक नर्व इंपल्स, और उसके एक्सॉन से तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जा रही है, और वो आगे अल्टीमेटली मसल्स पे आज जाके ये देखो मसल कंट्रैक्शन करवा रहे हैं। देख रहे हो किस तरह वो कंट्रैक्ट कर रही है। वापस आते हैं स्लाइड्स पे। नेक्स्ट आपके पास रेड ब्लड सेल्स को वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। डायग्राम में अगर हम देखें तो देखो हमें इससे ही आइडिया हो रहा है कि जो आपके पास रेड ब्लड सेल है ना, ये सेंटर से अंदर दबा हुआ है, स्क्वीज है। और मजे की बात है कि ये एक साइड से स्क्वीज नहीं होता, ये दोनों साइड से स्क्वीज होता है। आप इमेजिन करो आपके हाथ में एक राउंडेड रबर बॉल है, वो जो रबर बॉल है अगर आप उसे दोनों साइड से पिंच करना शुरू करो तो आप देखोगे कि अंदर सेंटर वाले पॉइंट से सरफेस अंदर दबना शुरू हो जाएगी और जो सराउंडिंग है वो थोड़ी बल्ज हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बाई कनकेव शेप बोलते हैं। हमारे आरबीसीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसकी वजह यह होती है कि इस सेल में बहुत से ऑर्गेनल नहीं होते और उनमें एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनल न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए आप देखते हो ये अंदर से बल्ज कर जाते हैं। अगर तो इसमें प्रॉपर ऑर्गेनल्स होते तो ये इस तरह बल्ज ना किया होता। वो ऑर्गेनल्स क्यों नहीं होते उसके पीछे लॉजिक है। इस सेल का काम है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करना, और उस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अब इस सेल में जितने कम ऑर्गेनल्स होंगे उतनी ज्यादा इसमें स्पेस होगी, जितनी ज्यादा स्पेस होगी उतना ज्यादा इसके अंदर
हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी करवाएंगे। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं। हां, अब अभिहा ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो नए आरबीसी कहां से आते हैं? क्योंकि पुराना सेल डिवाइड तभी करता है जब उसमें न्यूक्लियस होता है। अगर अभिहा ने खुद थोड़ा बहुत इसे सर्च कर लिया हो तो अभिहा जो है हमें बता सकती है, नहीं तो वेट करना पड़ेगा हायर ग्रेड्स तक। जी बिहा, कुछ सर्च किया? अब अगर आप बोल सकती हो, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। अब अगर आप हीमोग्लोबिन को देखो जरा, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये ब्लू डॉट्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। और अब यहां मुझे देख के बताओ कि यहां पे आपके पास एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स अटैच हैं? एक में 4 है गुड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं एक हीमोग्लोबिन में। देखो कैसे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। बाई कनकेव शेप है, ठीक है। आरबीसीज कैसे बनते हैं ये भी हम मुझे बता सकती है अगर सर्च किए। नहीं किया? साइंटिफिकली हम रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल इनका कॉमन नेम है। ये देखो, बाई कनकेव डिस्क शेप होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कर्व्ड हैं अपनी दो साइड से, जैसे किसी ने रबर चीज को सेंटर से स्क्वीज किया हो। ये जो इनकी शेप है ना, आई डोंट नो ये नीचे इतना डिम क्यों हो गई है। ये शेप असल में इनका सरफेस एरिया बढ़ा रही है। किस चीज के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रही है? कि इनमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें। अब जो मेच्योर आरबीसीज हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, जिसकी वजह से इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए और वो आगे से ऑक्सीजन बाइंड कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि आपके पास आरबीसीज जो है वो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमें बता रहा है कि ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में भी इंवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आसान अल्फाज में आरबीसीज जो हैं वो गैसेस कैरी करने में हेल्प आउट करते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे लेके बॉडी के सेल्स तक जाते हैं। बॉडी सेल्स में चूंकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है, तो यही आरबीसीज जहां उन सेल्स को ऑक्सीजन दे रहे होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करते हैं और उसको लेकर आते हैं दोबारा लंग्स के पास। और लंग्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, हम सांस बाहर निकालते हैं तो आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, मेन इनका काम ऑक्सीजन कैरी करना है टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर आना है। स्ट्रक्चर अरेंज ही ऐसे हुआ, डेवलप ही ऐसे हुआ कि वो इनके फंक्शन को सपोर्ट कर सके। एनिमेशन में हम इस चीज को, शेप को स्पेशली हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ब्लड की हमारे पास एनिमेशन है, सिर्फ आपको उसकी सरफेस दिखाऊंगा कि आरबीसी आपको नजर कैसे आते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा ब्राउजिंग में। सर टॉपिक मैंने को, चैट बॉक्स में कुछ भेजे हैं, उनसे शायद आप कुछ आइडिया हो। अच्छा चैट कह रही हो? यस सर। ये तो आपने मुझे बता दिया ना, ये तो हमें पहले भी पता है कि उनमें न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं बन रहा, प्रोटीन नहीं बन रहा, इसलिए वो डिवाइड नहीं करेंगे। आपका ही क्वेश्चन था कि सर अगर एक आरबीसी डिवाइड ही नहीं कर सकता तो फिर आरबीसी नए कैसे बन रहे हैं? सर इसी का तो आंसर नहीं मिल रहा मुझे। तो करो ना, ऐसे कैसे हो सकता है ना मिले? चलो बताते हैं, लेक्चर के एंड में मुझे याद करवाना। ये देखिए जी, ये आपकी ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, और ज्यादातर अगर आप देखो आपको ये रेड ब्लड सेल्स मिल रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे आपको ये व्हाइट सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कौन कौन से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं,
और तीसरी जो टाइप होती है ये सही मायनों में सेल नहीं होते, लेकिन चूंकि सॉलिड स्ट्रक्चर है तो हम इसे प्लेटलेट बोलते हैं और सेल में ही काउंट कर लेते हैं। ये देखें जी, हम रेड ब्लड सेल पे फोकस करने लगे। इसको अगर आप जूम करें, ये देख रहे हो, शेप देखो जरा, एक की दोनों साइड देखने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रबड़ की चीज है और उसको सेंटर से पकड़ के दबाया गया है और उसके किनारे बल्ज कर गए और अंदर से वो स्क्वीज कर गई है। दैट इज योर बाई कनकेव शेप। वापस आते हैं स्लाइड पे आगे, व्हाइट ब्लड सेल वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास लिवर सेल्स हैं। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर मैंने इनका फंक्शन हाईलाइट कर दिया है। फातिमा, इतनी देर, ये टाइम है लेक्चर ज्वाइन करने का। लास्ट, लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को हम साइंटिफिकली हेपेटोसाइट बोलते हैं। इनकी जो शेप है ना, हम कहते हैं इट इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कॉर्नर्स हैं। स्पेशली उन पॉलीगॉन में भी हम देखते हैं कि आपके पास लिवर सेल्स की शेप मोस्टली हेक्सागोनल होती है, 6 कॉर्नर होती है। ठीक है, और इनके सेल्स में आप देखते हो आपको एक न्यूक्लियस भी मिल रहा होता है। ये आपके पास लिवर सेल है, हेपेटोसाइट। जरा डायग्राम पे फोकस करो, इसको आप जूम करें। बीहा फातिमा, मुझे कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन बतानी है आपने। आप कहोगे सर इसमें है, जनरली नहीं होती। कोई ऐसी चीज जो आप ऑब्जर्व कर सको इन सेल्स में? बड़ी सिंपल सी ये डायग्राम। जी बीहा फातिमा, यस नो कर देते हैं अगर आइडिया ना हो। नो सर। फातिमा ने भी कोई चीज इसमें ऑब्जर्व नहीं की, अभी भी नहीं की। तो ये हेक्सागोनल शेप की है। और कहीं हेक्सागोनल की नहीं है, ऐसे ही है। यस सर। ये तो मैं यस शुरू सर, में, कहीं पे राउंड राउंड भी है और उसमें ये तो लाइक मैं पहले ही बता टाइप चुका भी ना कि कुछ है। पॉलीगोनल है लेकिन मोस्टली हेक्सागोनल है। और कुछ इसके अलावा सर्कल भी कर दिया, इससे ज्यादा क्या सर्कल हिंट दे सकता हूं? सर्कल सर, इसमें ये जो सर्कल सर्कल कोई चीजें हैं क्या है ये? सर, डार्क ब्लू कलर की जो है। प्रोटीन। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, ये सेल है तो सेल के अंदर ये क्या चीज है जो सेंटर में पड़ी हुई है डार्क सी? न्यूक्लियस। हाँ जी। न्यूक्लियस। तो क्या अनयूजुअल देख रहे हो इनमें? सर किसी के पास 2 न्यूक्लियस और किसी के पास 1। चलो शुक्र है पहुंच गए। ये अब देखो आपके पास एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। आपको, आप न्यूक्लियस पढ़ आए हो, आपने वहां एग्जाम्पल में देखा था कि जनरली हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। फिर हमने 2 एक्सेप्शन देखी। एक एक्सेप्शन अभी हमने मसल सेल वाली पढ़ी कि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है, मसल सेल उसकी एग्जाम्पल है। फिर दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ी ए सेलुलर की, जिसमें ए न्यूक्लिएट सेल की, जिसमें हमने आरबीसी का जिक्र किया था। तीसरी देखो आपके पास यहां पे एक एग्जाम्पल है। अब वो आपसे एग्जाम्पल में पूछ ले कोई ऐसा सेल बताओ जिसमें एक सेल में, ह्यूमन बॉडी में एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, तो आप कहोगे ये तो आउट ऑफ कोर्स है, सर ने तो ऐसी कोई बात बताई नहीं, बुक में तो ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। लेकिन ये देखो, ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं इनमें हम देखते हैं अक्सर सेल्स में 2 न्यूक्लियस भी मिलते हैं। तो ये असल में बाई न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। लिख लो लिवर सेल्स आपके पास, और ज्यादा बेहतर है कि आप न्यूक्लियस वाले टॉपिक पे जाके ये चीज लिखो, बाई न्यूक्लिएट सेल, फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल। हिंट हो गया हमारा जी। अब ये जो लिवर सेल्स है ना, ये प्रॉपर एक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम कहते हैं, अब ये बातें आपने लिखनी है, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक स्टेशन है, यानी पूरी बॉडी का जो मेन मेटाबॉलिज्म है ना, वो इसमें होता है। जब आप फूड खाते हो, फूड डाइजेस्ट होने के बाद सबसे पहले इसके पास जाता है ताकि उसे प्रोसेस करे। वहां अगर टॉक्सिन्स हैं तो उन्हें डिटॉक्सिफाई करे, जो चीजें अभी भी बेहतर डाइजेस्ट नहीं हुई उन्हें मजीद बेहतर डाइजेस्ट करे, और जो वेस्ट है उसको फिर किडनीज के थ्रू बॉडी से रिमूव करे। अब इसका फंक्शन बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आप देखते हो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्लड की प्रोटीन्स बनाता है। तो इनके सेल्स में फिर ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि ये उस फंक्शंस को ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। और ऐसा होता भी है कि आपके पास स्ट्रक्चर और फंक्शंस रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसके जो सेल्स होते हैं ना,
ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लिवर सेल में, और इन सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उस स्ट्रक्चर को हम लोब्यूल बोलते हैं। तो जब आप लिवर को देखते हो ना, तो आपको वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं। वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इन्हें हम लोब्यूल्स बोलते हैं। तो जब आप लिवर देखोगे आपको लोब्यूल्स नजर आएंगे। उन लोब्यूल्स को जब आप देखोगे तो आपको उसके अंदर यूं मल्टीपल हेपेटोसाइट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, दे आर ग्रुप्ड इनटू लोब्यूल्स। अब ये देखो, मैंने आपको पिक्चर के थ्रू काफी चीजें यहां पे एलैबोरेट करने की कोशिश की है। लिवर सेल्स क्या काम कर रहे हैं, ग्लूकोज ज्यादा है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि स्टोर कर लीजिए मुश्किल के लिए। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कम हो गई है तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके दोबारा ग्लूकोज जो है उसको ज्यादा कर देंगे। टॉक्सिन्स को डीएक्टिवेट करेंगे, बाइल प्रोड्यूस करेंगे जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन पता हो तो आप लिख भी सकते हो। बहुत सारी प्रोटीन बनती है तो आप देखते हो यहां अमीनो एसिड की सिंथेसिस हो रही होती है, हार्मोन एंजाइम बन रहे होते हैं, विटामिन बन रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है। वही कोलेस्ट्रॉल है जो सेल मेम्ब्रेन में भी था। ठीक है, जो हम अपने लेवल पे देख ले 9th ग्रेड के बच्चे के लिए, उसे जो 2-3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन पता होने चाहिए वो ये कि इसने डिटॉक्सिफिकेशन करनी है ब्लड की। और ये बात मैं आपको पहले किसी जगह पे एलैबोरेट कर चुका हूं कि जब ड्रग ने अपना काम कर लिया, अब आपके लिए वो किसी काम की नहीं है, तो लिवर फिर उसे क्या करता है, वाटर सोलेबल बनाता है। इसे हम कहते हैं ये उसे डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं ताकि वो वाटर के अंदर सोलेबल होकर बॉडी से रिलीज कर दी जाए। प्रोटीन बनाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट जी, और बाइल बनाता है जो डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो अब आपके पास इसके इतने फंक्शंस हैं, इनमें स्पेशली आप देखते हो एब्जॉर्प्शन के पर्सपेक्टिव से कि जब हम लिवर सेल को देखते हैं ना, तो हमें लिवर सेल की सरफेस पे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोविलाय कहते हैं। माइक्रोविलाय का पर्पस सिर्फ और सिर्फ लिवर सेल का सरफेस एरिया बढ़ाना है, ताकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ये अपने फंक्शंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इनके बेसिक फंक्शन क्या है लिवर के, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना, क्योंकि यहां पे डाइजेशन के बाद फूड जो जाता है उसका मेटाबॉलिज्म किया जाता है और फिर मेटाबॉलिज्म के बाद उसे बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में ट्रांसफर किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना। ठीक है, ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, तमाम फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म कर रहा है, और इसमें इस लिवर की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लास्ट पे अगर हम कहें तो सेल्स जैसे होते हैं, ये कोई बाय चांस नहीं है, इन्हें बनाया ही, डेवलप ही इस तरह किया गया है कि ये अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सके ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव करे। एनिमेशन पे आते हैं, बस हमने एक लुक देखनी है कि लिवर और इसके अंदर ये लोब्यूल्स किस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर कैसे आपके पास हेपेटोसाइट्स अरेंज हैं। हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज पढ़ चुके हुए हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी के अंदर ही, जहां हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे थे, और जब सेल लेवल पे गए थे तो हमने वहां लिवर की एनिमेशन देखी थी। अब इस सारे टॉपिक से आप देखोगे अगला हमारा एसएलओ लिंक करेगा। अगले जो 2 एसएलओ है ना हमारे इस चैप्टर के, ये नए हैं करिकुलम के लिए, फर्स्ट टाइम ऐड किए गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ये देखिए जी, हम ऑर्गन पे आए, ऑर्गन सिस्टम पे आए, ये सारी चीजें हम कर चुके हुए हैं। उसमें हमने ऑर्गन लिवर ले लिया। अब आप देखो लिवर के अंदर हम टिश्यू लेवल पे आने लगे। अब ये जो टिश्यू है ये बहुत सारे ग्रुप्स की कलेक्शन है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स भी फिर आगे आप देखो हेक्सागोनल शेप में है। इन लोब्यूल्स के अंदर फिर आप देखते हो आपको हेपेटोसाइट मिल रहे हैं। ये देख रहे हो, मैं दोबारा इसको करूंगा कि ये सेल्स अरेंज हुए, ये देखो अरेंज होके इन्होंने लोब्यूल्स बनाए। लोब्यूल्स क्या है, इन ग्रुप्स की कलेक्शन है, और इस तरह के बहुत से लोब्यूल्स टिश्यू बना रहे हैं। अब जब मैं सेल लेवल पे जाऊंगा तो जरा देखना, वो एक जगह ट्रांजिशन दिखाता है कि ऑलमोस्ट ये आपके पास हेक्सागोनल शेप के आपको नजर आएंगे यहां पर्पल, ये देखो। ठीक है, वापस आते हैं हम अपनी स्लाइड पे।
तो बच्चों ये आज आपका लेक्चर था। क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट, इसे लाजमी करना है। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उससे रिलेटेड चेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से या तो आपके साथ लेक्चर में डिस्कस कर लूं या अलग से वीडियो बना के उसकी डिटेल शेयर की जाएगी। वहां आप देखोगे कि आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐड कर दिए गए हैं और वो चीज आप वर्कशीट से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को देखो, टॉपिक को साथ साथ पढ़ने की आदत डालो ताकि हम फौरन वर्कशीट भी करें। कल इंशाल्लाह हम नया एसएलओ करेंगे इस करिकुलम का। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।